नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। गत रोज प्रभा टॉकीज के बगल वाली राजेंद्र लॉज इमारत के बचे हुए हिस्से के ढहने की वजह से हुई भीषण दुर्घटना में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। इस भयानक दुर्घटना के लिए मनपा के लापरवाह अफसरों को जिम्मेदार बताया जा रहा है और शहर वासियों में मनपा अधिकारियों के प्रति अच्छा खासा गुस्सा भी महसूस किया जा रहा है। इसी बीच पुलिस ने इस इमारत की मालकिन सुशीला शाह व हर्षल शाह के खिलाफ धारा 304 के तहत सदोष मनुष्यवध का अपराध दर्ज किया है। दोनों ही फिलहाल मुंबई में रहने की जानकारी है। वहीं इस बीच हादसे में मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार करने की आज दिन में तैयारी चल रही थी। राजेंद्र लॉज इमारत के गिरने की वजह से घटित हादसे को लेकर मची सनसनी सोमवार की शाम तक भी शांत नहीं हुई थी। इस हादसे में 5 लोगों की जान चली जाने से मनपा प्रशासन हड़बड़ा गया है और अब लीपापोती किया जा रहा है। आनंद फानंद में पुणे से लौटे आयुक्त प्रवीण आष्टीकर ने आज सवेरे ही अपने माताओं की मीटिंग बुलाते हुए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए, लेकिन अमरावती के लोगों में कई सवाल चर्चित होते दिखाई दे रहे हैं, जिसके अनुसार 5 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन होगा, यह सवाल बड़े जोर शोर के साथ पूछा जा रहा है। साथ ही अमरावती के लोगों के जेहन में मनपा के संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अपराध दर्ज नहीं किए जाने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और लोग बाग यह जानना चाह रहे हैं कि जब पहली और दूसरी मंजिल को गिराया गया तो ग्राउंड फ्लोर क्यों नहीं गिराया गया। यह सवाल केवल प्रभात चौक ही नहीं बल्कि पूरे शहर में जगह जगह पर पूछा जा रहा है और माना जा रहा है कि कहीं इसके पीछे अफसरों की रिश्वतखोरी तो काम नहीं कर रही थी। वहीं इस बीच अमरावती शहर के मध्य स्थल में स्थित 25 जर्जर इमारतों की सूची मनपा के राजापेट जोन क्रमांक 2 ने आनंद फानंद में जारी की है। ये सभी इमारतें C1 श्रेणी यानी कभी भी गिरने की खतरनाक स्थिति में पहुंच चुकी है। इसमें से अधिकांश इमारतें 70 से 80 साल पुरानी भी हैं और इन इमारतों को गिराने हेतु इससे पहले भी कई बार नोटिस जारी की जा चुकी है। वहीं अब आगामी दिनों में मनपा द्वारा खुद कार्रवाई करते हुए इन इमारतों को गिराने की तैयारी की जा रही है। इसी बीच प्रभात चौक की राजेंद्र लॉज वाली इमारत की मनपा के स्ट्रक्चरल पैनल के अभियंता द्वारा सूक्ष्म निरीक्षण पश्चात बनाई गई विशेष स्ट्रक्चरल ऑडिट की रिपोर्ट मंडल न्यूज के हाथ लगी है। इस रिपोर्ट को ध्यान से देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि यह भवन सभी प्रकार से बेहद कमजोर हो गया था। इसके कॉलम, बीम और ईंटों की जुड़ाई भी दरारों से पटी हुई थी, इसीलिए उसे ढहाने की सिफारिश की गई थी। स्ट्रक्चरल पैनल के अभियंता चेतन प्रजापति द्वारा 17 मुद्दों के आधार पर बनाई गई इस रिपोर्ट में इन सभी बातों के निरीक्षण दर्ज हैं। प्रभात चौक के राजेंद्र लॉज भवन की भयंकर दुर्घटना से अमरावती का हर एक बंदा दुखी है और शहर के तमाम बड़े नेताओं ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सभी नेताओं ने पार्टी की भावना से अलग होकर एक स्वर में हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और भवन मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई है, जिसके तहत शहर की विधायक सुलभाताई खोड़के, शहर के पूर्व महापौर चेतन गावंडे तथा मनपा के पूर्व सभागृह नेता तुषार भारती ने हादसे का शिकार हुए लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के साथ ही दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग उठाई है। इसके साथ ही शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से विभागीय आयुक्त डॉक्टर दिलीप पांडरपट्टे व मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि जर्जर व खस्ताहाल हो चुकी इमारतों के संदर्भ में निर्णय लेने और कार्रवाई करने के पूरे अधिकार मनपा आयुक्त के पास होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मनपा आयुक्त द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया गया और जानो माल के लिए खतरनाक हो चुकी इस इमारत का उपयोग करने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई, जिसकी वजह से 5 लोगों की मौत हुई। ऐसे में मामले को लेकर दोषियों की जवाबदेही तय करने के लिए उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही इस हादसे का शिकार हुए 5 लोगों के परिजनों को आर्थिक सहायता व रोजगार भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। चौकशी आता चालू आहे, चौकशी होणार, पण प्रथम दृष्ट्या जे काही दोषी असेल त्यांना त्वरित सस्पेंड करायला पाहिजे, जो कोणी असेल। या 3-4 दिवसात काही झालं पाहिजे। लगेच काय झालं ते 3-4 दिवसात कालच मी फोन केला, मी पण जाऊन आलो त्या साईडवरती रात्री। ते काही रजेवर होते, ते येणार होते सकाळपर्यंत, आले सकाळी तर मला म्हणाले की मी कुठल्या परिस्थितीत आज संध्याकाळपर्यंत आपल्याला सगळं ते सांगतो, प्रायमा फेसी सगळी चौकशी करून, तर ते माझ्याकडे येणारच आहे। बरोबर आहे, तेव्हा सगळं आपण घेऊनच येतो। आम्ही या 4 मुद्द्यावर मला वाटतं आपण सेलिब्रेटिव्ह आहे आणि कमिशनरला एम्पॉवर केलेल्या सगळ्या गोष्टींच्या संदर्भात समजा कुठे जर कोर्टाचा स्टे वगैरे जरी असला तर त्याच्या वापरावर बंदी आणता येते। म्हणजे यू कॅन सील दॅट बिल्डिंग 264 आहे सर। तर हे का घडलं नाही पहिली गोष्ट, आणि दुसरी आमच्या स्टँड नव्हतं त्या माणसाने असेलही समजा तर 264 सेक्शन इतका इलोबरेटिव्ह आहे, इतका एम्पॉवर करतो की समजा कोर्टाचा स्टे कशासाठी असतो की पाडू नका म्हणून।
इसके अलावा मनपा के पूर्व पार्षद सलीम बेग यूसुफ बेग द्वारा शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि जिन जिन लोगों ने राजेंद्र लॉज वाली इमारत को गिराने के काम में अड़ंगा डाला था, उन सभी को गत रोज हुए हादसे में हुई 5 मौतों के लिए जिम्मेदार मानकर उनके खिलाफ सदोष मनुष्यवध का मामला दर्ज किया जाए। पूर्व पार्षद सलीम बेग ने इस संदर्भ में कई दस्तावेज पेश करते हुए दावा किया कि इमारत के मालिक राहुल जैन ने वर्ष 2022 में खुद होकर मनपा को पत्र जारी करते हुए इस इमारत को मनपा व पुलिस अधिकारियों की संरक्षण में गिराए जाने की बात कही थी, लेकिन मनपा व महावितरण के अधिकारियों ने उस समय यह कार्रवाई नहीं की। साथ ही जिले की एक वरिष्ठ महिला नेत्री ने इस कार्रवाई को रोकने हेतु कहा था। ऐसे में पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए। इसके साथ ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के महानगर प्रमुख संतोष बद्रे द्वारा अपने पदाधिकारियों के साथ मनपा आयुक्त से मुलाकात करते हुए उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया और कहा गया कि राजेंद्र लॉज नामक इमारत की वजह से घटित हुए हादसे के लिए पूरी तरह से मनपा का नाकारापन जिम्मेदार है। ऐसे में इस हादसे की वजह से हुई 5 मौतों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त व कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को टालने हेतु अभी से कड़े कदम उठाए जाए। अमरावती जिले से वास्ता रखने वाले विधायक बच्चू कडू व रवि राणा के झगड़े को मिटाने के लिए आखिरकार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मध्यस्थता करनी पड़ी। इन दोनों नेताओं ने रवि राणा व बच्चू कडू को समझाने का प्रयास किया। शिंदे व फडणवीस से मुलाकात के बाद रवि राणा ने पूरे मामले को लेकर खेद व्यक्त किया और विधायक बच्चू कडू से अपने शब्द पीछे लेने का आह्वान किया। वहीं बच्चू कडू ने शीघ्र ही अपनी भूमिका घोषित करने की बात की है। विधायक बच्चू कडू ने मंडल न्यूज के साथ फोन पर बातचीत में बताया कि उन्होंने कल रात मुख्यमंत्री और आज सुबह उप मुख्यमंत्री से बातचीत की है और इस बातचीत के दौरान काफी अच्छी चर्चा हुई, जिसके बाद वे अपने कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के बाद कल 1 नवंबर को अमरावती में प्रहार के कार्यकर्ता सम्मेलन में अपनी राय स्पष्ट रूप से रखेंगे। विधायक बच्चू कडू मेरे कहने पर ही अपना मंत्री पद छोड़कर मुंबई से गुवाहाटी गए थे और मेरे कहने पर ही उन्होंने शिंदे गुट का समर्थन करते हुए नई सरकार में शामिल होने का फैसला किया था। यह रहस्योद्घाटन आज राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा। डिप्टी सीएम फडणवीस के मुताबिक वे अपनी नई सरकार में विधायक बच्चू कडू को अपने साथ रखना चाहते थे। यही वजह है कि उन्होंने अपनी ओर से केवल विधायक बच्चू कडू को ही गुवाहाटी जाने के लिए कॉल किया था। ऐसे में यह कहना पूरी तरह से गलत है कि बच्चू कडू ने गुवाहाटी जाने के लिए किसी के भी साथ किसी भी तरह का कोई सौदा किया था। इसके साथ ही गुवाहाटी जाने वाले अन्य सभी विधायकों ने भी किसी के साथ कोई सौदेबाजी नहीं की थी, बल्कि वे सभी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व पर भरोसा रखते हुए गुवाहाटी गए थे। इसी बीच रविवार को ही विधायक बच्चू कडू के निर्वाचन क्षेत्र से हजारों कार्यकर्ता अमरावती के लिए रवाना हो चुके हैं, जिसकी खबर मिलने के बाद स्थानीय पुलिस बड़ी खबरदारी सतर्कता बरत रही है। शहर पुलिस ने विधायक रवि राणा के बंगले और कार्यालय के साथ ही 3 जगहों पर खास और कड़ा बंदोबस्त तैनात किया है। विधायक बच्चू कडू के प्रहार का सम्मेलन कल दोपहर 12 बजे नेहरू मैदान के पास टाउन हॉल में हो सकता है और पूरे प्रदेश से प्रहार कार्यकर्ता और पदाधिकारी सम्मेलन हेतु आने की संभावना है। इस बारे में प्रहार के शहर अध्यक्ष बंटी रामटेके ने आज मंडल न्यूज के साथ बातचीत में कहा कि कल सुबह 10 बजे नेहरू मैदान में प्रहार जनशक्ति पार्टी की सभा शुरू होगी, जिसमें विधायक बच्चू कडू अपनी भूमिका रखेंगे और विधायक बच्चू कडू द्वारा जो भी आदेश दिया जाएगा उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा। बंटी रामटेके के मुताबिक इस सम्मेलन में पूरे प्रदेश से करीब 10,000 कार्यकर्ता आने वाले हैं। इसमें महाराष्ट्र से पूरे भाव को मानने वाला चाहता जो वर्ग है, शेतकरी, दिव्यांग बांधव, युवक, ऐसे 10,000 से 12,000 कार्यकर्ता यहाँ पे अमरावती में नेहरू मैदान में जमा होने वाले हैं 11 बजे कल। अभी हाल फिलहाल तक विधायक बच्चू कडू के साथ चल रही अपनी जुबानी जंग को लेकर चर्चा में रहने वाले बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने एक और सनसनीखेज बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य के पूर्व उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने MIDC के भूखंडों को लेकर करोड़ों रुपए का घोटाला किया और इसमें से की गई कमाई का हिस्सा मातोश्री बंगले पर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास भी पहुंचाया। विधायक रवि राणा द्वारा लगाए गए इस आरोप के चलते अब राज्य में एक बार फिर राजनीतिक उठापटक के तेज होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। विदर्भ के नंदनवन के रूप में पहचाने जाने वाले चिखलदरा पर्यटन स्थल पर करीब 20 साल के बाद अपने परिवार के साथ 2 दिन मुक्काम पर पहुंचे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता व विधायक एकनाथ खड़से ने कहा कि वे राज्य शासन से चिखलदरा पर्यटन स्थल के विकास को लेकर चर्चा करेंगे और इस क्षेत्र के विकास के लिए विधानसभा में आवाज उठाई जाएगी। आस्था व सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा के तीसरे दिन आज सुबह उगते सूरज को अर्घ्य प्रदान किया गया। इस समय सांसद नवनीत राणा ने भी इस पूजा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर छत्तीस तालाब के घाट पर सार्वजनिक छठ पर्व समिति द्वारा व्रत रखने वाले महिलाओं व पुरुषों के लिए उगते सूर्य को अर्घ्य देने हेतु शानदार इंतजाम किए गए थे।
संत शिरोमणि परम पूज्य श्री जलाराम बापा की 223वीं जयंती के अवसर पर जलाराम सत्संग मंडल की ओर से आज सोमवार 31 अक्टूबर को सुबह 8:30 बजे शहर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा का शहर में जगह जगह भावपूर्ण स्वागत हुआ और शोभा यात्रा में बड़े पैमाने पर महिला, पुरुष व युवक युवतियां शामिल हुए। पन्नालाल नगर से शुरू हुई यह शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए दोपहर 12 बजे बडनेरा रोड स्थित भक्तिधाम मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई, जहां पर महाआरती के बाद महाप्रसाद का वितरण किया गया। सभी भाइयों बहनों की निवेदन है कि प्रसाद के पत्रावली गेट के बाजू में कंटेनर रखा उसी में डाला। सरकार ग्रुप अमरावती की ओर से डिप्टी ग्राउंड पर 25 से 30 अक्टूबर के बीच आयोजित सरकार अमरावती हॉकी लीग टूर्नामेंट का कल रविवार को विधायक सुलभा खोड़के के हाथों पुरस्कार वितरण किया गया। इस टूर्नामेंट में फाइनल मैच शालीमार इंडियंस व बाली टाइगर्स के बीच खेला गया। यह मैच ड्रॉ रहने के चलते पंचों ने दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया। आधुनिक भारत की मीरा के नाम से संपूर्ण भारतवर्ष में महिमा मंडित महामंडलेश्वर मां कनकेश्वरी देवी जी का 29 अक्टूबर की रात 10 बजे अमरावती आगमन हुआ। वे नागपुर से अकोला की ओर अपनी श्रीमद् भागवत कथा के लिए यात्रा कर रही थी। ऐसे में नागपुर रोड स्थित सांस्कृतिक भवन के पास उनका आगमन होते ही अमरावती शहर में रहने वाले श्रद्धालुओं ने मां कनकेश्वरी देवी जी का भावपूर्ण स्वागत किया। विश्व हिंदू परिषद की अमरावती महानगर शाखा द्वारा स्थानीय राजापेट स्थित रामदेव बाबा मंदिर में बड़े हर्षोल्लास के साथ दीपावली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद सहित कई सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे, जिन्होंने मौजूदा दौर को लेकर अपने समयोचित विचार व्यक्त किए। संत गजानन महाराज के भक्तों का 5वां राज्य स्तरीय सम्मेलन कल 1 से आगामी 3 नवंबर तक आयोजित किया गया है। यह सम्मेलन पुराना बाईपास रोड पर MIDC परिसर स्थित गानूवाड़ी परिसर के विशाल मैदान में आयोजित किया गया है, जिसमें विभिन्न धार्मिक उपक्रम होंगे। इस आशय की जानकारी यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में आयोजकों द्वारा दी गई। उद्या दिनांक 1 नोव्हेंबर ते 3 नोव्हेंबर या 3 दिवसाच्या कालावधीमध्ये अमरावती व बडनेरा परिसरातील सर्व गजानन भक्त परिवारातर्फे या संमेलनाचं इथे आयोजन करण्यात आलेलं आहे। गजानन महाराजांच्या भक्तांचं राज्यस्तरीय 5वं संमेलन अमरावती येथे संपन्न होते आहे। या भक्त संमेलनाचं उद्घाटन उद्या सकाळी 10 वाजता परमपूज्य श्री जितेंद्रनाथ महाराज यांच्या हस्ते होणार आहे। भाजपा के लोकसभा संयोजक व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजेश वानखड़े के नेतृत्व में आज जिलाधीश को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि लगातार होने वाली अति बारिश की वजह से किसानों का भारी नुकसान हुआ है और जिले की कुछ तहसीलों के किसानों को नुकसान भरपाई की सूची से वंचित रखा गया है, अतः उन्हें जल्द से जल्द नुकसान भरपाई का लाभ प्रदान किया जाए। महाराष्ट्र राज्य शारीरिक शिक्षा महामंडल के अमरावती जिला कार्याध्यक्ष दिनेश शर्मा व जिला सचिव प्रवीण राउत ने वर्धा संसदीय क्षेत्र के सांसद रामदास तड़क को ज्ञापन सौंपकर कहा कि खिलाड़ियों का रेलवे कंसेशन पूर्ववत किया जाए। कोरोना की पहली व दूसरी लहर के दौरान गरीबों को दिया जाने वाला निःशुल्क अनाज 30 सितंबर 2022 तक निःशुल्क ही देने का निर्णय सरकार द्वारा किया गया था, जिसकी अवधि को बढ़ाकर अब 31 दिसंबर तक कर दिया गया है। इस योजना के तहत प्राथमिकता से अंत्योदय परिवार सहित अन्य गरीबों को लाभ मिले, यह इसका मकसद है, जिसके चलते जिले के 5,57,247 लाभार्थियों को निःशुल्क अनाज मिलने वाला है। लोक नेता दादा साहब गवई की जयंती अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति भूषण गवई के हाथों सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक JC वाकोड़े लिखित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर गतिविधि के ज्येष्ठ नेता रिपब्लिकन सर सेनापति आदरणीय रासू उपाख्य दादा साहब गवई इस पुस्तक का विमोचन दारापुर स्थित समाधि स्थल पर मान्यवरों की उपस्थिति में किया गया। केरल व बिहार के पूर्व राज्यपाल रासू गवई की 93वीं जयंती रविवार को विभिन्न सामाजिक उपक्रमों के माध्यम से मनाई गई। देश के प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आज सुबह 11 बजे पुलिस आयुक्तालय में राष्ट्रीय एकता दिवस पर शपथ लेने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस समय पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह, पुलिस उपायुक्त विक्रम साली व सहायक पुलिस आयुक्त प्रशांत राजे की उपस्थिति में सभी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों ने राष्ट्र की एकता, अखंडता व सुरक्षा को अबाधित रखने के लिए अपनी ओर से खुद का योगदान देने की सत्य प्रतिज्ञा की। इसके साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के अवसर पर शहर पुलिस आयुक्तालय की ओर से राष्ट्रीय एकता दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके तहत पुलिस कवायद मैदान से 5 किलोमीटर की एकता दौड़ का आयोजन किया गया। इस एकता दौड़ को पुलिस उपायुक्त विक्रम साड़ी द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। निर्धारित आयु मान अनुसार सेवानिवृत्त हुए कोतवाली के पुलिस निरीक्षक किरण सालवे, BDDS के निरीक्षक सदानंद मानकर, पुलिस उपनिरीक्षक गणेश निशान राव व सहायक पुलिस उपनिरीक्षक जाकिर हुसैन बमोलिया देशमुख आज सेवानिवृत्त हुए। इस अवसर पर पुलिस आयुक्तालय में आयोजित विदाई समारोह में शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने सभी सेवानिवृत्तों को शॉल, श्रीफल व पुष्पगुच्छ देकर उनका भावपूर्ण सत्कार किया तथा उन्हें आगामी भविष्य व अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं दी। नागपुर से तिवसा होते हुए गौवंश को ट्रक में ठूस कर अमरावती की ओर तस्करी की जा रही है। इसकी जानकारी विश्व हिंदू परिषद की तिवसा तहसील के कार्यकर्ताओं ने तिवसा पुलिस को दी। पश्चात तिवसा पुलिस का दल ट्रक का पीछा करने लगा। यह देखकर ट्रक चालक अपना ट्रक लेकर सीधे अमरावती की ओर भागा।
इस समय तक तिवसा पुलिस ने नांदगांव पेट पुलिस को अलर्ट कर दिया था, लेकिन दोनों थानों की पुलिस अपने पीछे पड़ी देखकर ट्रक चालक ने नांदगांव पेट का टोल नाका तोड़कर तेजी से ट्रक को लालखड़ी की ओर भगाया। यह खबर लगते ही अमरावती में नागपुरी गेट पुलिस ने लालखड़ी के निकट नाकाबंदी की। ऐसे में अपने आगे और पीछे पुलिस को देखकर ट्रक चालक ने एक सुनसान स्थान पर अपने ट्रक को रोका और मौके से फरार हो गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक में बुरी तरह से ठूसे हुए 31 गौवंशों को जीवन दान दिया। इस समय तक ट्रक में सवार 2 गायों की मौत हो चुकी थी। जिंदा बचाए गए गौवंशों को गोरक्षण संस्थान में भेजा गया है। वहीं नागपुरी गेट पुलिस ने गौवंश तस्कर के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की है। निजी बैंक में नौकरी करने वाली एक युवती समेत उसके कार्यालयीन सहयोगी को चाकू मारकर घायल किया गया। इस हमले में युवती और उसका सहयोगी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह घटना देवरन का नगर में कल देर रात 12:30 बजे के आसपास घटित हुई। आरोपी फरार है, जिसकी पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। अकोला में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के उपशहर प्रमुख पद पर रहने वाले विशाल कपले नामक युवक की ऐसी जगह पर हत्या की गई जहां पर अमूमन काफी भीड़भाड़ रहती है। इस हत्याकांड के मामले में पुलिस ने केवल 4 घंटे के अंदर शिवानंद दारवेकर व विनोद कामले नामक 2 हत्यारों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। मामले की जांच जारी है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।